ऑल राइट डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थर्ड लर्निंग विद काजिम की। और आज की हमारी 10th की तीसरी वीडियो है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। दे डिड नॉट पे द बिल यट। देखो, कल तक हमने ये डिस्कस किया था कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, परफेक्ट टेंसेस कंप्लीशन दिखाते हैं, किसी भी एक्शन का काम का कंप्लीशन दिखाते हैं। उसमें प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो एब्सोल्यूट कंप्लीशन दिखाता है। एब्सोल्यूट कंप्लीशन का मतलब मैंने बताया था कि इसको किसी दूसरे एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में ये काम नहीं होता, खुद ब खुद कम्प्लीटली हो जाता है। एक एग्जाम्पल भी दिया था। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ये रिलेटिव कंप्लीशन दिखाते हैं। जो आप पढ़ते हो कि चोर के आने, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज का मरना और डॉक्टर का आना एक तरीके का कंप्लीशन है, किसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वहाँ पर ये रिलेटिव कंप्लीशन दिखाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एब्सोल्यूट कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये भी एब्सोल्यूट कंप्लीशन दिखाता है। ये भी एब्सोल्यूट कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाता है। तो एब्सोल्यूट कंप्लीशन दो टेंस दिखाते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब आप वहां पर आ जाओ। दे डिड नॉट पे द बिल यट। अब आपने यहाँ पे डिड नॉट पे लिखा, डिड नॉट पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आपने एक वर्ड यट लिखा। मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम के अकॉर्डिंग आप टेंस का यूज करते हो। आपने यहाँ पर यट लिख दिया, ये एडवर्ब है। ठीक है, यट का मतलब टिल नाउ होता है। क्या होता है? टिल नाउ। ये जो टिल है ये प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है, प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन। और जहाँ डेडलाइंस होती हैं, डेडलाइन में आके काम कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीशन को आप परफेक्ट टेंसेस के थ्रू दिखाते हैं। कंप्लीशन को आप परफेक्ट टेंसेस के थ्रू दिखाते हैं। कैसे? सुनो, अब अगर किस बाबू आपने डिड नॉट पे लिख दिया, डिड नॉट पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाते हैं, एब्सोल्यूट कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाते हैं। फिर आपने एक वर्ड यट लिख दिया। यट एडवर्ब है और यट का मतलब टिल नाउ होता है। नाउ का मतलब प्रेजेंट और टिल जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है। डेडलाइन पर जाके इवेंट्स कंप्लीट होते हैं और जहाँ कंप्लीशन को हम परफेक्ट टेंसेस के थ्रू दिखाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कि प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ। देखो, प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन ये क्या होती है? देखो, दो होती है, एक टिल और एक टिल और बाई, एक टू और एक अप टू। ये प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है। टिल और बाई प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है टाइम की। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे टिल और बाई के बीच में डिफरेंस, एक डिटरमिनर के, एक आर्टिकल के अंदर और एक बार प्रीपोजिशन में। अभी आप याद रखो कि वैसे चलो मैं आपको बता दूँ, जब टिल के थ्रू आप यूज़ करते हो तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बाई के थ्रू आप लिखते हो तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। एनीवे, अभी आप इतना याद रखो, टिल और बाई प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है। प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन, ठीक है, ये टाइम की प्रीपोजिशन है। टू और अप टू ये भी प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है और ये स्पेस की प्रीपोजिशन है। अगर ये भी समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल में बता देता हूँ। देखिए, वी वर्क dash 5 PM, we walk dash the shop। अब आप देखो, वही ऑप्शन है आपके पास, टिल और अप टू। ठीक है, या टू। कोई आदमी काम करना शुरू किया, 5 बज गए, काम बंद हो गया। 5 बजते ही काम बंद, ये डेडलाइन आ गई टिल 5 PM। ये जो 5 PM है, ये टाइम का एक पॉइंट है, यहाँ पर आके काम बंद हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ही वर्क टिल 5 PM। ठीक है, अब आपने लिखा ही वॉक द शॉप। ये एक शॉप है। ठीक है, आदमी ने चलना शुरू किया, शॉप तक आ गया। अब ये शॉप पर आकर वो रुक गया, तो ये शॉप है, ये स्पेस का पॉइंट है, ये भी तो पॉइंट है। अप टू द शॉप या टू द शॉप।
कुछ चीज़ आपके समझ में आ गई? ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है, डेडलाइन पर आकर इवेंट्स खत्म हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ये वाला अब तो वाला बाबू ही वॉक्ड डैश द शॉप, ही वॉक्ड डैश द शॉप लिखा, कोई आदमी ने चलना शुरू किया, शॉप पे आ गया। अब ये जो शॉप है ये स्पेस का पॉइंट है, किसका? स्पेस का पॉइंट है। स्पेस के लिए मतलब यहाँ पर आकर उसका काम, वॉकिंग का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, डेडलाइन पे रीच हो जाएगा। स्पेस के पॉइंट के लिए हम जो प्रीपोजिशन लिखते हैं वो टू और अप टू लिखते हैं। तो ये शॉप जो है वो स्पेस का पॉइंट है, स्पेस के पॉइंट्स के लिए हम टू और अप टू लिखते हैं, तो हमने अप टू लिख दिया या टू लिख दिया। ठीक है, क्या क्या नुआंसेस होते हैं इसके बीच में, ये चीज़ हम प्रीपोजिशन में सीखेंगे। एनीवे यहाँ पर आ जाओ, दे डिड नॉट पे द बिल येट। अब आप येट लिख लो, येट मतलब टिल नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, टिल प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन होगी, डेडलाइन पे आके इवेंट कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट इवेंट्स को हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ये तो आपने पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू भी आप कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाते हैं, लेकिन वो पास्ट का होता है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया नाउ, नाउ तो प्रेजेंट का है, तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा ये एब्सोल्यूट कंप्लीशन है, तो यहाँ पर हैव नॉट पेड लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लिखा? हैव नॉट पेड भी एब्सोल्यूट कंप्लीशन है, डिड नॉट पे भी एब्सोल्यूट कंप्लीशन है। अगर बात सिर्फ इतनी होती, दे डिड नॉट पे द बिल, तो बिल्कुल सही मान लेते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट कंप्लीशन हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू भी आप एब्सोल्यूट कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाते हो। लेकिन जब आपने येट लिख दिया, येट जो है टाइम डिनोटिंग वर्ड है, येट का मतलब टिल नाउ होता है, नाउ मतलब प्रेजेंट। तो अब ये जो पेइंग द बिल है ये पास्ट का एक्शन तो है, लेकिन इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है। हमें कैसे पता चल रहा है? इस वर्ड से। अगर ये येट नहीं लिखा होता तो हैव नॉट पेड और डिड नॉट पे दोनों ही सही होता, ठीक है। लेकिन जब टाइम दिया हो तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको टेंस का यूज़ करना है। ये चीज़ आपके समझ में आई? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। येट आने की वजह से प्रेजेंट में हुआ चेंज सर। ये क्या चीज़? येट आया है इसीलिए तो प्रेजेंट में हुआ है। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और। देखो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों के थ्रू आप एब्सोल्यूट कंप्लीशन दिखाते हो। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आई बर्न माई हैंड और आई हैव बर्न माई हैंड। आपने यहाँ पर बर्न्ट लिखा और यहाँ हैव बर्न्ट लिखा। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बर्न्ट का सेकंड फॉर्म बर्न्ट ही होता है। हाँ, बर्न्ट भी हो जाता है और बर्न्ट भी हो जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया, अच्छा दोनों में ही एक्शन पास्ट में हुआ है, हाथ का जलना पास्ट का एक्शन है, लेकिन एक जगह मैंने बर्न्ट लिखा और एक जगह हैव बर्न्ट लिखा। दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, दोनों में ही काम तो पास्ट में ही हुआ है, लेकिन अगर मैं एक जगह बर्न्ट लिख रहा हूँ और एक जगह हैव बर्न्ट लिख रहा हूँ, फ़र्क क्या है? तो देखो, जब कोई पास्ट का एक्शन, कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उस एक्शन का इफेक्ट, असर प्रेजेंट तक है, तो हम उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, आपका हाथ जला, हाथ जल गया, हाथ पास्ट में जला, लेकिन वो जो जलने के बाद जो बर्निंग सेंसेशन है वो अभी तक है, तो आप क्या कहोगे? आई बर्न्ट माई हैंड या आई हैव बर्न्ट माई हैंड? क्यों? देखो, जला तो पास्ट में था, लेकिन वो जो पास्ट में जो एक्शन हुआ उसका असर प्रेजेंट तक है, बर्निंग सेंसेशन अभी तक है, तो अब आप क्या बोलोगे? आई हैव बर्न्ट माई हैंड। लेकिन अब आपका हाथ जला, हाथ जलने के बाद ठीक भी हो गया, अब आपको कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है, तो अब आप क्या बोलोगे? आई हैव बर्न्ट माई हैंड या आई बर्न्ट माई हैंड? अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उस एक्शन का इफेक्ट, असर, इन्फ्लुएंस प्रेजेंट तक है, तो हम उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उसका लेना देना कोई प्रेजेंट से नहीं है, तो हम उस एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन होता है ना, वो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट होता है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक होता है,
ठीक है। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो वो जाके कंप्लीट फ्यूचर में होगा। अगर प्रेजेंट में भी कोई एक्शन हो रहा है तो उसका कंप्लीशन ऑफ टाइम फ्यूचर होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम कहें कि ये एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी एक्शन पास्ट के अंदर ही कंप्लीट होता है, लेकिन उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट तक होता है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मैं आपको लिख दूं एक बार, आई एट अ मैंगो और आई हैव ईटन अ मैंगो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसमें भी आपने आम जो है पास्ट में खाया है और इसके अंदर भी आम पास्ट में खाया है। अभी तक खा रहे हो। ठीक है, अभी तक खा नहीं रहे, आम तो खा लिया, काम कंप्लीट हो गया और इसमें भी काम कंप्लीट हो गया, दोनों ही एब्सोल्यूट कंप्लीशन है। लेकिन जब आप आई हैव ईटन अ मैंगो बोलोगे ना तो मैं क्या समझूंगा कि कोई सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने आपको आम दिए, ठीक है, 2 आम और दिए, मैंने कुछ आम खा लिए, तो आप ये वाली बात बोलोगे मैंने 1 आम खा चुका हूँ। ठीक है, तो वो जो आम खाया था आपने पास्ट में खाया था, लेकिन उस वाली बात को आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कैसे रिलेट कर रहे हो? मैं आपको 2 आम और दे रहा हूँ, तो अब आप खाने से आप मना कर रहे हो। क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि जो आपने ऑलरेडी एक पास्ट में एक्शन किया था उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट तक है, उस बात को आप रिलेट कर रहे हो। तो जब भी कभी आप किसी पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। कोई भी पास्ट का एक्शन अगर प्रेजेंट से रिलेट करता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखना थोड़ा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे कंफ्यूजन रहती है। एक क्वेश्चन अजान हो रही है शायद। देखना जरा, कोई अपनी बाबू को लगा देखो। He has returned home और he returned home, he has returned home और he returned home। आपने एक जगह हैज रिटर्न लिखा प्रेजेंट परफेक्ट और रिटर्न लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में ही रिटर्निंग होम पास्ट का एक्शन है। ठीक है, लेकिन अब आप देखो, मैं यहाँ लिख दूं लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। अगर आपने लास्ट मंथ लिख दिया तो अब ये पास्ट का टाइम हो गया और टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो अब आप हैज रिटर्न लिख पाओगे क्या? नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? हैज रिटर्न नहीं लिख सकते, क्योंकि बाबू आपने लास्ट मंथ लिख दिया। तो अब आपको टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज करना है। तो अब आप क्या लिखोगे? ही रिटर्न होम। अगर हैज रिटर्न, अगर ही हैज रिटर्न और ही रिटर्न होम दोनों ही ठीक थे, लेकिन जब आपने लास्ट मंथ लिख दिया तो ये तो पास्ट का टाइम हो गया, फिर टाइम के अकॉर्डिंग आपको टेंस यूज करना पड़ता है। ही रिटर्न होम, ठीक है, मैं बोल दूं जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। तो अब ये देखो जस्ट नाउ तो प्रेजेंट का टाइम है जी, और ये पास्ट। अब आप क्या करोगे? हैज रिटर्न, टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को यूज करते हैं, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को। ही हैज रिटर्न होम भी ठीक था, ही रिटर्न होम भी ठीक था, लेकिन जब हमने टाइम लिख दिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग टेंस का यूज किया। ठीक है, एक बार देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम कैसे पहचानेंगे उसको, कैसे करना? हाँ, अभी बता रहा हूँ। देखो फिर से सुनो, अगर कोई पास्ट में एक्शन हुआ और उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट तक है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ और उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक नहीं है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। एक सवाल देखो, वी आर हैप्पी बिकॉज आवर टीम won the match। We are happy because our team won the match। यहाँ पर आपने लिखा we are happy,
ये क्या है, रिजल्ट है। आप हैप्पी क्यों हो, उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है। अच्छा, हैप्पी क्यों हो, हैप्पी होने की वजह ये है कि आपकी टीम मैच जीत गई है। तो देखो यहाँ पर आपने ये जो विनिंग द मैच है, ये जो विनिंग द मैच है, आपकी टीम तो पास्ट में मैच जीती, लेकिन आप हैप्पी अभी हो। तो ये जो विनिंग द मैच है, इसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट तक है नहीं है। अगर कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक हो, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने यहाँ पर वॉन लिख दिया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाबू अगर सिर्फ बात इतनी लिखी होती, आवर टीम वॉन द मैच, तो बात ठीक होती, हम मान लेते कि टीम आपकी मैच जीत गई। लेकिन अगर इस पूरी बात को मैं इसके कंटेक्स्ट में देखूं, वी आर हैप्पी, तो ये जो हैप्पी होना है, ये पास्ट का एक्शन, विनिंग द मैच पास्ट का एक्शन, इसका रीजन है, वो इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो अब ये पास्ट का एक्शन अगर प्रेजेंट तक वैलिड हो, प्रेजेंट तक उसका असर हो, तो हम फिर क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, हैज वॉन द मैच। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। यहाँ पर ये वॉन फिल द ब्लैंक दे देते, आपको लिख के दे देते, वॉन लिखते, हैज वॉन लिखते और इज विनिंग लिख देते, बस ये ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाते। ठीक है, तो देखो पास्ट का एक्शन, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक हो। अगर सिर्फ बात इतनी लिखी होती तो ऐसा ही हो जाता, आवर टीम वॉन द मैच, पास्ट में जीती। लेकिन आप हैप्पी हो, तो इसका इफेक्ट इससे कनेक्ट कर गया। एक सवाल और पूछो, तो बंद करो, वॉल्यूम कम कर दो। वॉल्यूम कम कर दो। ठीक है, एक और देखना सवाल। एक थोड़ा सा एडवांस है। They suffered huge loss in the last 4 years. They suffered huge loss in the last 4 years. अब आप देखो, आपने क्या लिखा, suffered लिखा, suffered past indefinite tense है। फिर आपने इन द लास्ट 4 ईयर्स लिखा। अब बस आप मुझे एक चीज़ बताओ, इन द लास्ट 4 ईयर का मतलब क्या होगा। अगर मैं अभी से बोलूँ, अभी 2022 चल रही है, तो अगर मैं इन द लास्ट 4 ईयर बोलूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 21, 20, 19, ये लास्ट 4 ईयर्स होंगी, या फिर 18। ठीक है, ये लास्ट 4 ईयर्स होंगी। द लास्ट 4 ईयर्स ये होंगी, और ये होंगी द लास्ट 4 ईयर। कौन सी होगी, ये हो सकेगा सर, ये हो। देखो अगर आप द लास्ट 4 ईयर का मतलब ये है 19, 20, 21, 22, तो फिर आप इस वाली बात को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। ठीक है, अगर द लास्ट 4 ईयर का मतलब ये है कि 21, 20, 19, 18, तो ये टाइम पास्ट का हो गया। अब देखो, तो द लास्ट 4 ईयर का मतलब ये वाली बात है। अब द लास्ट 4 में 2022 इंक्लूड होगी नहीं होगी, तो पास्ट का एक्शन प्रेजेंट तक रेलिवेंट हो, प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो, तो उस केस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है। यहाँ तो आपने पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, गलत है। द लास्ट 4 ईयर का मतलब ये हो जाएगा, अब ये पास्ट से प्रेजेंट से कनेक्टेड हो गया, पास्ट का एक्शन। कनेक्टेड कैसे हो जाएगा सर? तो हम बोलते हैं ना, अभी भी कहा पिछले लास्ट मंथ आया था मैं इधर, तो पिछले महीने तो आया था 22 महीने लास्ट। हाँ, वो मैं वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद वही लेता हूँ। ठीक है, बाबू अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। ठीक है, पीछे पीछे से चले जाओ। दे हैव सफर्ड huge loss
लास्ट ईयर, दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस लास्ट ईयर। यहाँ पर आपने लास्ट ईयर लिख दिया, तो देखो ये 2022 है और लास्ट ईयर का मतलब ये होगा 2021, तो ये पास्ट का टाइम है, पास्ट टाइम है, ठीक है। अब आप लिख दिया, अब ये तो टाइम हो गया पास्ट का, और आपने हैव सफर्ड लिख दिया। हैव सफर्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। टाइम डिसाइड द टेंस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सफर। ये वही बात आ गई ना, कोई बात आ गई, जब लास्ट ईयर लिखते हैं लास्ट ईयर का मतलब ये हो जाएगा, लेकिन लास्ट 4 ईयर्स में प्रेजेंट ईयर भी इंक्लूडेड होगा, ये वाली बात याद रखें, चलो ये ठीक है। क्या बताया सबको, मैं पढ़ा भी समझ सकता हूँ, तारीफ नहीं है। बंद करो। नहीं बंद नहीं करो, अभी जानता हूँ नहीं, पहले थोड़ा बताइए। देखो तो बीच में थोड़ा समझ नहीं आया। मैं एक बात बता देता हूँ, देखो देखो अगर कहीं पर यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, ईयर, मंथ ये लिखा हुआ है, चाइल्डहुड लिखा हुआ है, 2009, प्रीवियस डे, etc. तो उस केस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया करो। किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, देखो हमारा चेंज करिए, लेकिन अगर किसी में ये वर्ड लिखे हुए हैं, ये टाइम एक्सप्रेस लिखे हुए हैं, yet, so far, till now, by now, just now, lately, recently। अच्छा, lately और recently के लिए एक वर्ड होता है ऑफ लेट, ऑफ लेट ये दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ये आप तब क्या करो प्रेजेंट परफेक्ट है इसके लिए। इन पे तो क्वेश्चन सर फिल इन द ब्लैंक का आएगा और एरर का, है ना? ठीक है, और क्या, ये टाइम एक्सप्रेशन दे देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करके दे देंगे, ये टाइम एक्सप्रेशन दे देंगे, पास्ट इंडेफिनिट दे देंगे, है ना? तो आप इसका ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कितने मिनट की वीडियो होगी देख लो? वही तो 23 मिनट। 23 मिनट, अभी 23 मिनट में क्वेश्चन होगा। 30 मिनट कर देंगे। नहीं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। चलो भैया, we have helped this boy, we have always helped this boy। अब आप देखो, आपने दो सेंटेंस लिख दिए, वी हैव हेल्प्ड दिस बॉय और वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड दिस बॉय। यहाँ पर आपने हैव हेल्प तो लिखा, यहाँ पर हैव हेल्प तो लिखा ही, उसके साथ ये ऑलवेज
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिग्री। दोनों में फ़र्क क्या है? क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं? पहले तो ये वाली बात बताओ मुझे। बिल्कुल दोनों सेंटेंसेस सही है। सही है। वी हैव हैड दिस बॉय भी सही है, वी हैव ऑलवेज हैड दिस बॉय भी सही है। Present। इसका मतलब क्या है ये देखो, जब आप ये बोलोगे वी हैव हैड दिस बॉय, अब कोई बच्चा आया एक बार, आप बहुत दयालु थे, आपने उसकी मदद कर दी, ठीक है। तो अगर कोई आया, आपने उसकी एक बार मदद कर दी, तो ये सिंगल इवेंट हो गया। इसको 100 रुपए की जरूरत थी, आपने उसको 100 रुपए दे दिए। क्या हुआ कि कोई आया, उसको इस बार 100 रुपए की जरूरत थी, आप तो दयालु नहीं, आपने उसको 100 रुपए दे दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 रुपए अभी नहीं दिए, इससे पहले भी वो कई बार आपसे पैसे मांग चुका है, पास्ट में 100, 200, 500, ठीक है। पास्ट में भी कई बार ये पैसे मांग चुका है, आप पास्ट में भी उसकी मदद कर चुके हो। समझ कि पास्ट में एक बंदा है जिसको आप पास्ट में कई बार पैसों से मदद कर चुके हो, और वो बंदा इस बार भी आपसे पैसे मांगने के लिए आया, तो आपने उसकी मदद कर दी। तो अब आप उस बात को कैसे बोलोगे? वो बंदा जो आप जिसकी आप पास्ट में 50 बार मदद कर चुके हो, अब भी आप पैसे मांगने के लिए आया और अभी अभी आपने उसकी मदद की है, तो आप कैसे बोलोगे? वी हैव हेल्प्ड, आई हैव हेल्प्ड दिस बॉय। अगर आप ऐसे बोलोगे आई हैव हेल्प्ड दिस बॉय, तो इसका मतलब तो मैं ये समझूंगा कि आपने इसकी पहली बार ही मदद की है, ठीक है। आपने तो उसकी एक ही बार मदद की है, लेकिन और आपको मुझे ये वाली बात भी कन्वे करना है कि मैंने इसकी इस वाली मदद नहीं की, पास्ट में भी 50 बार मदद कर चुका हूँ। यस। तो इसके थ्रू तो आप बोल नहीं पाओगे, फिर आपको बोलना पड़ेगा ऐसे बोलना पड़ेगा, वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड दिस बॉय। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपने ऑलवेज का यूज किया नहीं किया, लेकिन ये ऑलवेज क्या दिखा रहा है कि जो हेल्पिंग द बॉय जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, ये पास्ट में भी कई बार हुआ है, जो अभी रिसेंटली परफॉर्म किया गया है। द सेम एक्शन हैज बीन रिपीटेड इन द पास्ट मैनी अ टाइम, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं वी हैव ऑलवेज हेल्प दिस बॉय, तो ये दिखाता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया कि सेम इवेंट पास्ट में भी कई बार हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई इवेंट, कोई एक्शन एक ही बार हो रिसेंट पास्ट में, और उसको आप अभी रिलेट कर रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल ऐसे लिख दो। लेकिन कोई एक्शन, कोई इवेंट रिसेंट पास्ट में जो अभी हुआ है, तो जो आपने परफॉर्म किया है, और वही सेम इवेंट या सेम एक्शन पास्ट में भी कई बार परफॉर्म किया गया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको ऑलवेज और नेवर के साथ लिखा करो। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल लिखते हो बिना ऑलवेज और नेवर के, तो हम उसको सिंगल इवेंट ट्रीट करते हैं। जब आप ऑलवेज और नेवर के साथ लिखते हो, तो हम उसको फिर ये मानते हैं कि सेम इवेंट, सेम एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म मैनी अ टाइम इन द पास्ट। तो लॉन्ग बैक पास्ट से हम इसको रिलेट कर देते हैं। इधर सुनो, फिर से मैं बोलता हूँ, इधर सुनना। किसी एक्शन को, कोई एक्शन जो रिसेंटली परफॉर्म किया गया है, अगर उस एक्शन को लॉन्ग बैक पास्ट, लॉन्ग बैक पास्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि सेम एक्शन पास्ट में भी कई बार परफॉर्म किया गया है, पास्ट में भी सेम एक्शन बहुत बार हुआ है। तो लॉन्ग बैक पास्ट से अगर आप रिलेट करते हो, तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ऑलवेज और नेवर का यूज़ करते हो। ऑलवेज और नेवर वहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, ये बताते हैं कि ये एक्शन पास्ट में भी कई बार परफॉर्म किया गया है, जो अभी अभी आपने परफॉर्म किया है। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। मैं इसको लिख भी देता हूँ। यूज ऑलवेज और नेवर with in present perfect tense, in present perfect tense to relate an action with long back past, with long back past, ठीक है। ऑलवेज और नेवर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तभी किया करो
जब आप एक्शन को पास्ट से कई बार रिलेट करना चाहते हो। एक सवाल देखना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम he always comes late. This is not the first time he always comes late. Say for example, इसी क्लास में कोई बच्चा है और वो हमेशा ही लेट आता है, और अब मैं अटेंडेंस मैंने ले ली और अब वो आया, तो मैंने कहा ओहो महाती आ गए, इनका पहली बार का थोड़ी है, ये तो हमेशा ही लेट आते हैं। तो जब ये वाली बात ओहो साहब आ गए, इनका पहली बार का थोड़ी है, हमेशा भी लेट आते हैं, तो मतलब अभी तो लेट आए ही हैं, लेकिन लेट ये पास्ट में भी कई बार आते हैं। मतलब तो ये जो इनका लेट आने का जो काम है, जो पास्ट में भी कई बार किया है, वो काम अभी प्रेजेंट में भी हुआ है। या इसको मैं ऐसे कहूँ कि जो प्रेजेंट में अभी जो इन्होंने लेट आने का काम किया है, ये पहली बार कोई नहीं किया, ये तो पास्ट में भी कई बार लेट आए। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, मैंने लिख दिया दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो मतलब ये पहली बार नहीं हुआ, तो मतलब ये एक्शन पास्ट में भी कई बार हुआ होगा। ठीक है, तो जो एक्शन अभी प्रेजेंट में परफॉर्म किया गया, सेम एक्शन पास्ट में भी कई बार परफॉर्म किया जा चुका है, तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। ठीक है, एनीवे अब आप लिखते हैं ही ऑलवेज कम्स लेट। अगर बाबू हम ऐसे लिखते हैं ही ऑलवेज कम्स लेट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज और नेवर का यूज़ करते हैं हैबिट दिखाने के लिए। तो अभी क्या हम इस बात को हैबिट मान लें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी तो हम ऑलवेज और नेवर का यूज़ करते हैं। अगर ही ऑलवेज कम्स लेट लिखें तो हम इस बात को हैबिट मान सकते हैं। लेकिन आप ये देखना, अगर हम ऐसा लिखते हैं ही ऑलवेज कम्स लेट, इधर देखना ऐसे, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, he has always helped me। अब आप देखो, यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा, उसमें ऑलवेज का यूज किया। यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा और उसमें आपने ऑलवेज का यूज किया। ये है इंडेफिनिट टेंस। जब आप इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज नेवर सेल्डम का यूज करते हो, तो वहाँ पर वो हैबिट दिखाता है। जब आप ऐसे लिख देंगे ही ऑलवेज हेल्प मी, तो इससे मुझे बिल्कुल कतई ये पता नहीं चलेगा कि उसने मेरी अभी मदद की है नहीं की है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो इसका मतलब क्या है कि उसने मेरी अभी तो मदद की है, लेकिन पास्ट में भी कई बार वो मुझे हेल्प कर चुका है। ठीक है, अभी भी की है और पास्ट में भी कर चुका है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ ही ऑलवेज हेल्प मी, तो मुझे इससे बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि उसने अभी आपकी पास्ट प्रेजेंट में या रिसेंटली मदद की है। वो तो मैं उसकी एक हैबिट मान लूँगा, ठीक है, एक फ्रिक्वेंट एक्शन मान लूँगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज और नेवर किसी एक्शन को लॉन्ग बैक पास्ट से रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब ये एक्शन रिसेंटली अभी परफॉर्म किया गया होगा हेल्पिंग ऑफ मी का, ठीक है, और उसके साथ साथ पास्ट में भी परफॉर्म किया गया होगा। इधर आ जाओ, आपने लिखा ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज नेवर का यूज़ करते हैं। मैंने ये बात आपको लिखवाई भी थी। लेकिन क्या मुझे इससे ये पता चलता है कि वो अभी लेट आया होगा? क्या ये मान सकते हो कि अभी वो लेट आया होगा? नहीं, इससे तो फिर इसकी हैबिट पता चल रही है। लेकिन इस वाले कंटेक्स्ट में देखना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो रिसेंटली वो अभी लेट तो हुआ होगा, तभी तो ये वाली बात मैं बोल पाऊंगा। तो अब ये पास्ट का एक्शन को मैं प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ, सेम एक्शन कई बार रिपीट हो चुका है। ही हैज ऑलवेज कम लेट, तो आप इसको ऐसे लिखो, ही हैज ऑलवेज कम लेट। अब हमने क्यों लिखा है ऐसा बाबू? ही ऑलवेज कम्स लेट गलत क्यों हो गया? क्योंकि आपने वो क्लॉज लिख दी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो मतलब अगर आप ये वाली बात बोल रहे हो तो वो बंदा इस टाइम पे लेट हो गया होगा, ठीक है, हो सकता है उसकी हैबिट हो, लेकिन अभी तो वो लेट हो गया होगा, पास्ट में भी कई बार लेट आता होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? मैं आपको एक बहुत सिंपल बताता हूँ। कोई हैबिट है जिसको आप रेगुलरली फ्रिक्वेंटली करते हो, अगर वो हैबिट आपने अभी परफॉर्म की है रिसेंटली, अब मुझे उसको दिखाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर का यूज करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो कि ये ऑलवेज कम्स लेट उसकी हैबिट ही है, ठीक है, बर्तन गिर रहा है, ठीक है, ही ऑलवेज कम्स लेट उसकी हैबिट है,
लेकिन ये हैबिट अभी उसने रिसेंटली परफॉर्म की है। हमें कैसे पता चला? इस वाली बात से, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम से। तो अब ये हैबिट अभी रिसेंटली परफॉर्म की है, तो पास्ट में भी कई बार की होगी। तो अब मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना लेके ऑलवेज नेवर का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाऊंगा। ये बात याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई हैबिट है, अगर उस हैबिट को आप रिसेंटली परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और नेगेटिव मीनिंग करना चाह रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर का यूज करो। ये ऑलवेज कंप्लीट को हम हैबिट कंसीडर कर सकते हैं। वेरी गुड। एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और करेंगे। दो सवाल और फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। बोलो कि बर्तन बजाते रहोगे। देखना रहा is not serious enough because he has never faced such a problem He is not serious enough because he has never faced such a problem before. बाबू आपने लिखा he is not serious enough। कोई आदमी सीरियस इनफ नहीं है, ठीक है, इनफ सीरियस नहीं है, तो क्या उसकी बात होगी? अगर वो सीरियस नहीं है तो उसने प्रॉब्लम फेस की होगी तब नहीं होगा, प्रॉब्लम फेस कर ली होगी तब नहीं होगा। प्रॉब्लम फेस कर चुका हो, अगर प्रॉब्लम फेस कर चुका हो तो वो सीरियस होता ना। तो ये तो सीरियस नहीं है ना। हाँ, सीरियस नहीं तो प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी ना। अभी नहीं की ना उसने। अभी नहीं की होगी ना, हाँ। नहीं की होगी ना। अब जरा सुनना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है नहीं होता है? पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है। अब देखो, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप नेवर का यूज करते हो तो नेवर क्या करता है? पास्ट को भी निगेट कर देता है और प्रेजेंट को भी निगेट कर देता है। मतलब पास्ट और प्रेजेंट का मतलब क्या? निगेट करने का मतलब ये हो गया कोई एक्शन में प्रेजेंट पास्ट में भी नहीं हुआ है और प्रेजेंट में भी नहीं हुआ है, दोनों को निगेट कर देता है, ठीक है। आपने क्या करा? देखो, हैज फेस्ड लिखा, हैज फेस्ड के साथ उसमें आपने उसमें नेवर लिख दिया, तो मतलब उसने प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो पास्ट में फेस की होगी क्या? नहीं की होगी। और प्रेजेंट में जिस टाइम पे हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करें उस टाइम पे फेस की होगी? नहीं की होगी, तभी तो हम लिख रहे हैं नॉट सीरियस इनफ। तो नेवर क्या करेगा? इसको भी निगेट कर देगा और इसको भी निगेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, यहाँ पर आपने बिफोर लिख दिया। क्या लिख दिया? अब इधर सुनना होगा, इधर लिखता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर और बिफोर का यूज करते हो, किसका? तो देखो, नेवर क्या करता है? पास्ट को निगेट और बिफोर प्रेजेंट को पॉजिटिव बना देता है। क्या बना देता है? इसका मतलब क्या होगा? सुनो देखो, ये बात समझ भाई। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम नेवर को यूज करेंगे तो नेवर क्या करेगा? जो एक्शन पास्ट और प्रेजेंट दोनों को निगेट कर देगा। अगर हम ये बोले ही इज नॉट सीरियस इनफ बिकॉज ही हैज नेवर फेस सच अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने पास्ट में भी प्रॉब्लम फेस नहीं की, प्रेजेंट में भी नहीं की। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम नेवर और बिफोर दोनों का यूज़ करते हैं तो नेवर क्या करता है? पास्ट को निगेटिव कर देता है, प्रेजेंट में पॉजिटिव चीज़ बना देता है। उसका मतलब क्या होगा? मैं बताता हूँ कि अगर आप नेवर बिफोर लिख लो तो मतलब क्या हो गया? देखो, उसने पास्ट में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की, ये वाली बात किसने की? नेवर ने निगेट कर दी। फिर आपने बिफोर का यूज़ कर लिया,
तो बिफोर मतलब ये तो हो गया पास्ट और ये है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को उसने फेस कर ली होगी। ये कैसे पता चला हमें? बिफोर इस वाली बात को बताएगा, बिफोर इस वाली बात को बता देगा। लेकिन अगर आप लिख लो ही इज नॉट सीरियस इनफ, तो अगर कोई आदमी सीरियस इनफ नहीं है तो वो प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया होगा और पास्ट में भी नहीं किया होगा। मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही निगेटिव। तो दोनों को निगेटिव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ नेवर का यूज करते हैं, बिफोर को हटा देते हैं। बिफोर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? समझ में आ गया? एक सवाल और दो। He is rather tense as he has never faced such a problem. He is rather tensed, tensed लिखना। He is rather tense as he has never faced such a problem. अब आप इस बार आपने लिखा rather tensed। कोई आदमी बहुत ज़्यादा टेंस है, ज़्यादा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो अगर आदमी कोई बहुत ज़्यादा टेंस है तो क्या मतलब होता है इसका? कि उसने प्रॉब्लम फेस कर ली होगी या नहीं करी होगी? दोनों मतलब हो सकते हैं। प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं तब भी हम परेशानी में आ जाते हैं, और कभी कभी प्रॉब्लम फेस करने से पहले बहुत परेशानी होती है। दोनों हो सकते हैं। लेकिन आप देखो, अगर आप रादर टेंस हो, रादर टेंस हो, तो मतलब आपने प्रॉब्लम फेस कर ही ली होगी। प्रॉब्लम फेस कर ली होगी तभी तो टेंस हो गए बाबू। टेंस तो हम तब भी होते हैं जब प्रॉब्लम फेस करते हैं, और करने के बाद और करने से पहले। लेकिन अगर हम रादर वर्ड लिख रहे हैं तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा हम एम्फेसाइज डाल रहे हैं, तो मतलब प्रॉब्लम फेस कर ही ली होगी, तभी तो रादर टेंस है। अब आप देखो, आपने क्या करा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा, फिर उसमें क्या लिख दिया? नेवर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर क्या करता है? प्रेजेंट और पास्ट दोनों को नेगेट कर देता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या अगर वो रादर टेंस है तो उसमें प्रेजेंट में प्रॉब्लम फेस की होगी नहीं की होगी? नहीं करी होगी। हाँ, नहीं करी। अरे तो प्रेजेंट में की होगी, तभी तो रादर टेंस है ना। फ्यूचर में करी होगी। इधर सुनो बाबू, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, देखो टेंस होने का मतलब ये होता है कि आप जब प्रॉब्लम फेस कर लेते हो तब भी टेंस हो जाते हो, प्रॉब्लम फेस करने से पहले भी टेंस होते हो, दोनों मीनिंग होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर लोगे तब ज़्यादा टेंस हो गया, प्रॉब्लम करने से पहले ज़्यादा करने जब कर लोगे तब मुसीबत में रहोगे तब ज़्यादा टेंस होगे ना। मुसीबत में जब आदमी पड़ जाता है तब ज़्यादा टेंस होता है। हो चुके हो। तो देखो, अगर रादर टेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ही वुड हैव फेस्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट में तो उसने कर ही लिया होगा, पास्ट में नहीं किया होगा। तो अगर हमें प्रेजेंट को पॉजिटिव करना और पास्ट को नेगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर और बिफोर का यूज़ किया करो। तो आपने सिर्फ नेवर ले दिया। नेवर का मतलब ये हो गया ना, उसने पास्ट में प्रॉब्लम फेस की ना प्रेजेंट में की। लेकिन रादर टेंस लिख लो तो मतलब पास्ट में नहीं की होगी, प्रेजेंट में तो कर ही ली होगी, तो बिफोर लिख लो वापस। समझ में आया? बस समझ में आया नहीं? एक और हो गया बस सर। कितने रहने लगे? 45 का। कितने मिनट की हो गई? 45। ओके चलिए। 43